साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज का विषय वह है जो कल से चर्चा का विषय देश में बना हुआ है। संसद में बजट सत्र चल रहा है, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था। परंपरा के अनुसार बजट सत्र से पहले राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का दौर शुरू हो गया। कल चर्चा का हिस्सा बनते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और संभवतः भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सदन में 44 मिनट बोले। 44 मिनट में राहुल क्या बोले, सवाल की परत दर परत खोलने की कोशिश करते रहे। राहुल का भाषण कई मुद्दों को स्पर्श करते हुए था। राहुल बोले और भाजपा चुप रही, इस कैसे संभव है। राहुल जब बोल रहे थे तो सदन में भी उन्हें टोकने की पर्याप्त कोशिश हुई और राहुल जब बोलकर खत्म हुए हैं तो उसके बाद प्रतिक्रिया का सिलसिला लगातार जारी है। बताने की कोशिश की जा रही है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हुआ शख्स मानसिक तौर पर कोई बहुत सोच समझ नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के स्थान पर इसे कहना ज्यादा मुफीद समझती है कि राहुल गांधी को विषयों की समझ ही नहीं है, राहुल गांधी कुछ जानते नहीं है, राहुल गांधी का समझ का स्तर बहुत नीचा है। लेकिन उनके द्वारा उठाए गए सवाल जनमानस में हलचल तो पैदा कर रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम के तहत हम उन मुद्दों पर बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे, अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देश की संपदा कुछ बड़े लोगों के हाथ में ही सिमटती चली जा रही है और बाकी लोगों के हिस्से में केवल गरीबी आ रही है और हिंदुस्तान दो हिस्सों में बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, तो आखिर इसमें गलत क्या कहा जा रहा है। जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि लगातार देश को यह बताया जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है, तो ऐसे में राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान साथ क्यों दिख रहे हैं, भारत अलग थलग सा क्यों दिखाई दे रहा है, तो इस मुद्दे पे जवाब आना बेहद जरूरी है। जानने की कोशिश ये भी करेंगे हम इस कार्यक्रम के तहत कि जब आप वादा करते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो वो 2 करोड़ रोजगार देने का संकल्प वित्त मंत्री के बजट भाषण के अंतर्गत 60 लाख नौकरियां 5 साल में पैदा होने तक क्यों सिमट कर रह गया। तो इन्हीं तरह के तमाम सवालात हैं जिस पर कल राहुल गांधी खुलकर बोले हैं। उसकी प्रतिक्रिया में भाजपा भी बोल रही है। तो आज इस कार्यक्रम में अपने विद्वान पैनलिस्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवाल बेबुनियाद हैं। क्या राहुल गांधी केवल और केवल नरेंद्र मोदी की स्पष्ट बहुमत की सरकार को कटघरे में खड़ा करना ही अपना ध्येय मानते हैं, या वाकई इस देश के दुख तकलीफ से उनका कोई सरोकार भी रहता है। क्या वाकई मुद्दों के प्रति उनकी कोई गंभीरता है। क्या एक जिम्मेदार विपक्षी नेता की भूमिका निभाने में वो कामयाब रहते हैं। ऐसे कुछ मसलों को आज इस कार्यक्रम में हम समझने की कोशिश करेंगे। पर अपने पैनलिस्ट से आपका परिचय कराएं और देश के बीच में चर्चा में आए राहुल गांधी के सदन में दिए गए भाषण पर कुछ बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आपका इसका विचार सूत्र ये कहता है कि यदि आपको कुछ पसंद नहीं है तो इसे बदल दें। यदि आप इसे बदल नहीं सकते हैं तो इसके प्रति अपना रवैया बदलें। माया एंजेलो अमेरिकी कवित्री ने यह विचार भावी पीढ़ियों को दिया था। बात कमाल की गई थी, या तो आपको जो पसंद नहीं है उसे आप बदल लीजिए या उसके अनुसार अपने आप को बदल लीजिए। राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। राहुल गांधी भाजपा को पसंद नहीं करते, नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, इस सरकार को भी पसंद नहीं करते, पर इस सरकार को बदलने में कामयाब नहीं रहते हैं। तो क्या अपेक्षा की जाए उनसे, वो अपने आप को बदल ले। इस पर विचार करते हैं और इस विचार में ही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय जी खासतौर पर जुड़े हैं। राहुल गांधी के प्रति जिन कुछ लोगों का विशेष प्रेम है उनमें से चिंतामणि मालवीय जी भी एक है। समझेंगे आज उनका प्रेम किस रूप में उमड़ता है। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अपने नेता के द्वारा उठाए गए मसलों पर उनके रुख को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। श्रवण गर्ग जी हमारे साथ हैं, निष्पक्ष राय देने के लिए देश के जाने माने पत्रकार हैं। और चूंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग पड़ गया है, इसके संदर्भ में बड़ी जिम्मेदारी से राहुल गांधी कह रहे थे मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, तो हमें लगा बात वाकई समझनी चाहिए। तो उसे समझने के लिए हमारे साथ देश की अंतर्राष्ट्रीय नीति को बेहद नजदीकी से जीने वाले, जानने वाले, समझने वाले पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार साहब भी खासतौर पर जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत चिंतामणि मालवीय जी से ही करते हैं, लेकिन उनसे शुरुआत करें उससे पहले राहुल गांधी जी की यह बजट भाषण की कुछ झलकियां देख लेते हैं, ताकि चिंतामणि जी को सहूलियत रहेगी अपनी बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे बीच में साझा करने में। क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, सुनते हैं। Of a king which the Congress removed in 1947. We smashed that idea of a king.
Now that idea of a king has come back. That there is a king, a Shahinshah, a ruler of rulers, a master of masters. आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमें हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और जो था वो गायब हो गया। क्योंकि आपने भी अपने भाषणों में रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा। एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। इस गरीब हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। आपने असंगठित सेक्टर को खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, सारे के सारे जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस है उनको आपने बंद कर दिया। और अगर आप उनकी मदद करते, उनको सपोर्ट देते, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तैयार हो सकता था। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज। तो ये राहुल गांधी के बहुत स्पष्ट ख्यालात थे। अपनी बात को वो तर्क संगत तरीके से रख रहे थे, दमदार तरीके से रख रहे थे, लेकिन उसके बाद में प्रतिक्रिया में भाजपा ने कहा किया। जिनके ऊपर दायित्व है कि संसद की कार्रवाई निर्विरोध रूप से चले, शांत तरीके से चले, संयत तरीके से चले, ऐसा दायित्व का निर्वहन करने वाले देश के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह कहा कि राहुल गांधी को बोलने का मौका इसलिए पड़ता है, इसलिए मिलता है कि वो गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और कुल मिलाकर राहुल गांधी एक भ्रमित और बिना दिमाग वाले नेता है। चिंतामणि मालवीय जी, देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी के संदर्भ में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ये विचार व्यक्त करते हैं। राहुल गांधी लगातार मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं। आप उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं, बल्कि आप राहुल गांधी की समझ, राहुल गांधी का परिवार, इस पर बात करना ज्यादा मुफीद पाते हैं। थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी से आपकी इतनी परेशानी क्या है, एक, और दूसरा आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि जब आपको विपक्षी नेताओं की कोई भाषा, कोई बात, कोई तर्क पसंद नहीं है, तो नई परंपरा शुरू क्यों नहीं कर देते कि विपक्ष के नेताओं को भी आप अपना ही टाइप किया हुआ भाषण पकड़ा दें और ये मैंडेटरी कर दें कि अब से आपको केवल इतना ही बोलना है, अगर ये नहीं बोलेंगे तो फिर जाके हम आपको सुनेंगे भी नहीं। चिंतामणि जी। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि राहुल गांधी जी ने 45 मिनट का भाषण दिया। उन्होंने पहली बार कमान संभाली। ये बात हो रही है कि वो जब जब भाषण देते हैं बहुत ज्यादा कूट भी होते हैं और कई बार ऐसी हरकतें भी करते थे जो देश में निंदा का कारण बनती है। लेकिन कल का वक्तव्य उनका फिर भी मैं सोचता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता की दृष्टि से ठीक था। ये बात हो रही है कि उन्होंने जो बात करी वो अतार्किक थी, वो बगैर मेजरमेंट की थी और ऐसी भी थी जिसपे करके कई आक्षेप जो है कांग्रेस पर भी हो सकते हैं। मैं चारों मुद्दों पर बात करूंगा। जो आपने क्लिप दिखाई, तानाशाह की बात करी, आप बताइए सबसे बड़ी तानाशाह तो उनकी माताजी है। पिछले 28 साल से केवल वही अध्यक्षा हैं और कुछ समय हटी तो राहुल गांधी जी आ गए, तो और तानाशाही क्या होती है। वो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 10 साल तो नेशनल जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति उन्होंने बनाई थी, एडवाइजरी कमेटी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, वो तो सुपर कैबिनेट थी और वही 7 लोग बैठ करके निर्णय करते थे। सोनिया जी निर्णय करती थी, वो मंत्रिमंडल में होता था, वो सदन में होता था। तो ये तानाशाही होती है कि ये तानाशाही होती है। तो ये जो रूलर्स ऑफ रूलर की जो बात की है उन्होंने, रूलर ऑफ रूलर्स की, जो ये बहुत गलत है। और दूसरा उन्होंने कहा भाई बेरोजगारी, मुझे बताइए कि क्या ये बेकार के इतने सारे मकान बन रहे तो कैसे बन रहे हैं, इतनी सारी फैक्ट्रियां खुल रही तो कैसे, तमाम जो है हर क्षेत्र में रोजगारों का सृजन हुआ है। वो केवल अगर नौकरी की बात करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो अन्याय करेंगे। अमीर गरीब की समस्या तो ये जो अडानी और अंबानी और डबल ए वेरिएंट की उन्होंने बात की, मुझे बताइए एक दिन में तो पैदा नहीं हुए। और ये प्रमाणित तथ्य है कि उन्होंने, कांग्रेस ने कई बार अंबानी और अडानी को मदद की है, उनको लोन दिलवाने में मदद की है। और जब भी देश विकास करता है तो विकास करने के कई इस तरह के लोग, इस तरह के धनपति, इस तरह के उद्यमी, इस तरह के साहसी लोग सामने आते हैं जो बड़े बड़े चुनौतियों को लेते हैं और देश को देते हैं। आज अगर हम सबको इतना सस्ता डाटा मिल रहा है तो वो अंबानी की देन है। तो आप अपने उद्योगपतियों की निंदा करके देश को बहुत आगे नहीं ले जा सकते। देश अगर सीमित हो रहा है तो अगर इलीगल है
तो आप कोर्ट में जाइए, आप उनके ऊपर तथ्य लाइए, और अगर वो अपने प्रयासों से कर रहे हैं तो ये लोकतांत्रिक देश है और सबको संपत्ति बनाने और रोजगार देने का अधिकार है, और वो एक कंपनी, वो व्यक्ति नहीं है। फिर हर कहीं जो बात करें हम, तो कुल करके वो बात करें, कोरोना का भी जो आरोप है वो सरकार पर डाल रहे हैं, तो अतार्किक बातें बहुत सारी करी। एक वो बार बार चाइना की बात करते हैं। मुझे बताइए कि चाइना और पाकिस्तान कब साथ नहीं थे? क्या ये सब सर्वविदित तथ्य नहीं है कि 7,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है कश्मीर की, वो पाकिस्तान ने चाइना को दी हुई है? जब भी युद्ध हुआ तो क्या दोनों देशों में तनाव नहीं था? और पाकिस्तान, चाइना अगर हमारी सीमा में आया तो उसके जिम्मेदार तो नेहरू है, वो ये बात नहीं करते। पाकिस्तान बना तो उसके जिम्मेदार तो नेहरू है, वो ये बात नहीं करते। तो सारी बातें कांग्रेस पर, भारतीय जनता पार्टी पर और मोदी जी पर कैसे रखी जा सकती है? चिदंबरम जी, सारी बातों के जिम्मेदार तो नेहरू ही होते हैं, आप किस बात के लिए जिम्मेदार है? थोड़ा इस संदर्भ में भी हमें पता चल जाए। वो गलवान घाटी में जो हुआ वो भी नेहरू जी ही थे। वर्तमान में देश की जीडीपी नीचे जा रही है, उसके लिए भी नेहरू ही थे। आप किस बात के लिए जिम्मेदार है? थोड़ा ये भी पता चल जाए ना कि हम फालतू में आपको किसी बात के लिए जिम्मेदार मान लेते हैं। आप ही बता दें, आप किस बात के लिए जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं, देश के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना में स्वास्थ्य सेवाएं दी है। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य उनका इलाज हो सकता है। हम जिम्मेदार है कि हमने घर घर में गैस पहुंचाने का काम किया। हम जिम्मेदार है, हमने 50,000 किलोमीटर जो हाईवे बनाए हैं। हम जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के, हमने सबके खाते खुलवाए। हम जिम्मेदार है कि हम 80 करोड़ लोगों को भोजन देने का काम सरकार कर रही है। इसकी जिम्मेदारी है सरकार। लेकिन इस बात के संदर्भ में कोई जिम्मेदारी लेंगे? फिर मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने बताया कि 10 साल की यूपीए सरकार ने अपने प्रयास, अपने काम, अपनी योजनाओं के माध्यम से देश की कुल आबादी से 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ला दिया था, और आपने पिछले 7 साल में इस देश के 23 करोड़ लोगों को वापस गरीबी रेखा के नीचे ला दिया है। आप स्वयं ही अभी बता रहे हैं 80 करोड़ लोगों को तो आप राशन मुफ्त में देते हैं। तो आपके यशस्वी शासनकाल में 80 करोड़ लोग याचना पर, खैरात पर, दान पर जिंदा रहने के लिए विवश हैं। चिंतामणि जी, कुछ कहना चाहेंगे? आपको बिल्कुल बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मुझे बताइए, यही कांग्रेस के अंतिम दिन थे और ये परिभाषा दे रहे थे कि 5 रुपए में, इनके राजू पर बता रहे थे कि इतना चावल मिलता है, इतना चावल, इतना धान मिल जाता है, आप 5 रुपए में ले सकते हैं। इन्होंने तो परिभाषा तय की कि जिसको 16 रुपए कमाता है वो गरीब है, जो गरीब नहीं है, और जो शहर में 22 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं है। ये तो इन्हीं की परिभाषा थी। तो गरीब की क्या परिभाषा इन्होंने दी थी, आप तय कर लीजिए। तो कितने गरीब निकलेंगे देश में? तो आपने गरीब की क्या परिभाषा दी है चिंतामणि जी, ये भी साथ में बताइए। इन्होंने तो 22 रुपए, 16 रुपए, 20 रुपए बताई थी। अभी चिंतामणि मालवीय जी बताने की स्थिति में है कि आपके अनुसार गरीब की परिभाषा क्या है? तो नाम है, जिसको भी रिक्वायरमेंट है, और जिसने भी कहा कि मैं गरीब हूं, मुझे आवश्यकता है, आप मुझे इलाज दीजिए, आप मुझे अन्न दीजिए, सरकार ने पूरे सदा संहिता के साथ वो सारा उनको इनरोल्ड किया, उनको सुविधाएं देने का काम किया। ये गरीबी घटने और बढ़ने का नहीं है, ये लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का काम है। ये कल्याणकारी शासन की एक व्यवस्था। चिंतामणि मालवीय जी का कहना है कि उनका शासन कल्याणकारी, जिसने कह दिया मैं गरीब हूं उसने मान लिया। गरीबी के राशन दे दिया है, अभी आरक्षण भी गरीबों को मिलने का प्रावधान हुआ है। जो कह देगा मैं गरीब हूं उसको आरक्षण भी मिल जाएगा। ऐसी उदारता की उम्मीद आपसे कर ले चिंतामणि जी। लेकिन मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास आना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं कि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल का काम केवल आलोचना होता है राज्यपाल के अभिभाषण की, या कुछ सराहना भी होती है? जिस सरकार के संदर्भ में ये उपलब्धि विश्व पटल पर है सुरेंद्र राजपूत जी, कि वैक्सीनेशन का काम जिस तेज गति के साथ हिंदुस्तान ने कर दिखाया इतनी बड़ी आबादी को, उसकी सराहना के 2 शब्द आपके नेता के मुंह से नहीं निकल पाए। जिस सरकार ने एक जिम्मेदार शासन के तहत 80 करोड़ लोगों को लगातार राशन उपलब्ध कराया है, क्या उसके संदर्भ में सराहना, क्या कुछ वाक्य निकाल देना गुनाह हो जाता आपके नेता के द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की बात कर रहे हैं। जिस सरकार ने दुनिया के तमाम देशों को वैक्सीनेशन के काम में मदद की, वैक्सीन उपलब्ध कराई, ऐसा उदारतापूर्ण वसुधैव कुटुंबकम का भाव जिस भारतीय संस्कृति के अंदर कहा जाता है, उसका निर्वहन किया, उसके संदर्भ में 2 शब्द आपके नेता से नहीं निकल पाए। जानने में दिलचस्पी है मेरी कि भाजपा और नरेंद्र मोदी से विरोध तो समझ में आता है, पर इतनी नफरत, इतनी चिढ़ किस लिए? क्या इसलिए कि उस तरफ आप बैठना चाहते हो और जनता आपको बिठा नहीं रही है, तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसी शब्दावली आपके मुंह से निकलती है? हिमांशु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी मीमांसा करने का मौका दिया है।
और दो तीन बातें बड़ी साफ सी कह दूं। पहले तो मैं आदरणीय चिंतामणि जी की एक बात का जवाब दे दूं जो आप पूछ रहे थे। एक बड़ा पुराना सा शेर था, उसको थोड़ा तरमीम किया है जी। कहते हैं ना कि सारा कसूर नेहरू का है, उस पर ही डाल दो, और मुजरिम बनाकर नेहरू जी को मुसीबत को टाल दो। तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी एक काम करे, इनका बस चले तो ऊपर से नेहरू जी को ले आ फांसी पे लटका दो भाई, फांसी पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज याद रखना कि एक नेहरू को फांसी पे लटकाओगे, 1 करोड़ नरेंद्र मोदी फांसी पे लटकेंगे, ये याद रखना आप अच्छे तरीके से। नेहरू जी पर पहुंचने की कोशिश मत करो। जो जिम्मेवारी अपनी है वो अपनी जरूर लो। 2014 तक के शासन में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था, जनता पार्टी का शासन था, जनता दल का शासन था, संयुक्त मोर्चे का शासन था, सभी लोगों का शासन था और सब लोगों ने अच्छे काम किए। 1760 करोड़ रुपए का पहला बजट था, जब हमने बजट छोड़ा 34 लाख करोड़ का था। इस बात को ये लोग नहीं मानना चाहते। ये लोग ये भी नहीं मानना चाहते कि साहब जो है पहली हरित क्रांति हम लोग लेकर के आए थे, जब 1760 करोड़ रुपए हमारे पास थे, तब हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया, तब हमने हरित क्रांति की थी, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, कोऑपरेटिव बैंक लिए थे, बनाए थे कोऑपरेटिव बैंक किसानों को ऋण देने के लिए। तो भारत को उत्तरोत्तर रूप से बनाने का काम, मैं ज्यादा चीजें नहीं कहूंगा कि रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, एम्स बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना खाली बता दूं कि ये जो डिनायल मोड है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस ने वो सब कुछ किया जो आप लोग आज की डेट में बेच रहे हो, एक आवारा बच्चे की तरीके से, एक ऐसे आवारा घर के लड़के की तरीके से जो अपने घर के बर्तन भांडे सब बेच देता है, वो सारा हमने बनाया हुआ। एनीवे, अब आप आ जाइए जो आपने बात कही वैक्सीनेशन की। तो हिमांशु भाई, यहां पर तो श्रवण गर्ग जैसे साहब जैसे बड़े वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में 2 देश हैं 100 करोड़ से ऊपर के, पूरी दुनिया में, एक चीन है और एक भारत है। चीन जो है अपने देश को 2 बार या 3 बार या 4 बार वैक्सीनेट कर चुका है। दूसरे नंबर पे हम थे, पूरी दुनिया में दौड़ने वाले 2 ही थे, हम दूसरे नंबर पे आ गए। हम क्या इसकी खुशी मनाएं, इसकी आपने प्रधानमंत्री को बधाई दे? नहीं दे सकते, एक बात। दूसरी चीज, 1948 से लेकर 1952 से लेकर के और आज तक कौन सा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हिंदुस्तान में फ्री नहीं हुआ? और किस वैक्सीनेशन को लेकर के भारत ने बाहर के देशों को की मदद नहीं की? चाहे वो भारत बायोटेक की हो, चाहे वो डॉक्टर रेड्डीज का हो, चाहे वो इसका सीरम इंस्टीट्यूट का हो, किसी का भी हो, सब लोगों ने दुनिया में बढ़ाई की है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरी बात आपको मैं बताऊं कि जब जीएसटी से हो, नोटबंदी से हो, पूरे देश को तबाही के दौर पर अगर आप ले आए, और उस वक्त हम आलोचना नहीं कर रहे, हम आपको संसद के अंदर एक सलाह दे रहे हैं कि साहब सलाह है हमारी कि 2 हिंदुस्तान मत बनाइए, दो हिंदुस्तान के बीच में खाई मत बढ़ाइए, इस खाई को पाटिए। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता और सारे बेरोजगार मंत्री एक सियारों के उस झुंड की तरीके से होते हैं जो जंगल में एक तरफ से हुआ करता है तो पूरा जंगल हुआ करने लगता है। कल से आप देखिए राहुल गांधी जी के पीछे इन सियारों का सारा झुंड जो है हुआ कर रहा है। और तथ्य की बात, सर 2 सवाल है मेरे आपसे। एक, जो आपने राहुल गांधी जी की पैरवी करते हुए कहा कि ये 2 हिंदुस्तान मत बनाइए, हमारे नेता ने कहा, क्या 2014 के बाद वाकई इस देश में 2 हिंदुस्तान बने? उससे पहले सब समान था, कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई अमीर गरीब नहीं था इस देश में। इनसे ये गुनाह हो गया, जब से ये सत्ता में आए तब से इस देश में अमीर है और गरीब है, उससे पहले सब समान थे। एक तो आपसे जानने में दिलचस्पी है। दूसरा, आपने कहा ये सियारों का झुंड हुआ कर रहा है, तो क्या इस देश की जो तमाम सम्मानित मतदाता है उन्होंने अपना जनप्रतिनिधि एक स्पष्ट बहुमत की सरकार सियारों की चुन ली है? यह आपका कहने का आशय है? एक चुनी हुई सरकार है, एक चुनी हुई सरकार व्यवहार में है, 2 बार जनमत को प्राप्त की है, क्या माने? इस देश के लोगों की समझ नहीं है, इसलिए सियारों को उन्होंने जो है आप जैसे शेरों के होते हुए चुन लिया, यह आशय आपका? नहीं, ऐसा नहीं। 2 बातें, उन्होंने बड़े अपने मताधिकार का विवेकपूर्ण प्रयोग किया, हमें नहीं चुना, उन्हें चुना, अच्छी बात है। हम आपको पहले बहुत स्पष्ट बता दें कि जब जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं
तो वो विपक्ष की बुराई करने के लिए नहीं चुने जाते हैं, वो विपक्ष से सलाह लेकर के सरकार को चलाने के लिए चुने जाते हैं, और जो पूर्ववर्ती सरकारों के काम रह गए हैं उनको पूरा करने के लिए चुने जाते हैं, ना कि विपक्ष को हमेशा उसका नाम इस तरीके से आतंकित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए या दोषारोपित करने के लिए नहीं चुने जाते हैं वो जनप्रतिनिधि। बहुत स्पष्ट बात है। एक बात मैं आपको बताऊं बहुत साफ साफ आपसे, कि एक चीज भारतीय जनता पार्टी के लोग करते क्या है, आप इनसे कोई सवाल पूछिए तो कांग्रेस के पीछे छुप जाते हैं, और उस तरीके से जैसे महाभारत में शिखंडी के पीछे तमाम लोग छुप जाते थे ताकि भीष्म जो है उनके ऊपर बाण ना मार सके। एक बात। दूसरी बात जो आपने कही, 2014 से पहले भी अमीर और गरीब की खाई थी, बिल्कुल स्वीकार करता हूं। 2014 से पहले भी बाकी डिस्पैरिटीज थी, स्वीकार करता हूं। लेकिन 2014 से पहले की सारी सरकारें इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार इस खाई को पाटने का काम करती थी, इस खाई को बढ़ाने का काम नहीं करती थी। 2014 के बाद इन लोगों ने क्रॉनी कैपिटलिस्ट एक मूवमेंट अपना लिया और हम दो और हमारे दो की सरकार बनाई, और उसके बाद इन्होंने अमीर और गरीब की खाई को बढ़ाने का काम किया। कोरोना काल में बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने परिलक्षित हो रहा है। आपसे बताऊं हिमांशु भाई कि रोज की रोज भारत देश के 10 अमीर उद्योगपतियों की संपत्ति लगभग 1000 करोड़ रुपए पर साल या पर डे, मेरे को मालूम नहीं, रोज बढ़ रही है। लेकिन भारत की 84% की आबादी की जो आय है वो घट रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 84% की भी आय बढ़ती थी और बड़े उद्योगपतियों की भी आय बढ़ती थी। तो आप ये बता दीजिए 2014 के बाद क्या ये अंतर आपको ज्यादा बड़ा नहीं नजर आ रहा है? क्या ये अंतर ज्यादा बड़ा नजर नहीं आ रहा है? ये सुरेंद्र राजपूत जी पूछ रहे हैं मुझसे, लेकिन इसका उत्तर देने के लिए मैं शायद उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं। मेरे पास इसका उत्तर लेने के लिए बेहद उपयुक्त शख्स श्रवण गर्ग जी के रूप में मौजूद है। श्रवण जी से मीमांसा कराता हूं कि वाकई 2014 के बाद ऐसा कुछ हो रहा है जिसके तहत अमीर और गरीब इस देश में पैदा हुए और इस कदर बढ़ रहे हैं, या आप इत्तेफाक रखते हैं कि ये दौर तो पहले भी चलता रहा है? इस चीज को आरोपित किया जा रहा है अंबानी या अडानी दोनों ही 2014 के बाद व्यापार के क्षेत्र में नहीं आए, उससे पहले भी बहुत बड़े लोग थे। तो आपसे समझना चाहता हूं श्रवण जी कि कल के राहुल गांधी के भाषण को संदर्भ में 2 मीमांसाएं मुझे चाहिए। एक, देश के संसदीय मंत्री ये कह दे रहे हैं बिना दिमाग के नेता, स्वीकार होना चाहिए हमें ये भाषा, ये आपसे सवाल है। और दूसरा, राहुल गांधी सिरे से इस सरकार की उपलब्धियों को खारिज कर दे रहे कि इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है। इत्तेफाक रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अलग थलग हैं, दुनिया में कोई देश हमारे से संवाद नहीं रखना चाहता है, क्या वाकई हालत इतने खराब आप महसूस कर रहे हैं? हिमांशु जी, आपने बहुत सारे सवाल कर दिए जी। देखिए, मैं अब वो उन्होंने क्या कहा, मंत्री ने दिमाग के बारे में, वो इसलिए नहीं कहना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी में दिमाग सिर्फ एक आदमी के पास है। बाकी लोगों को, जैसे फ्रांस में राजा लुई के पास था, उसने मंत्री से पूछा कि ये प्रजा में हलचल क्यों है, तो मंत्री ने कहा कि सर लोग कुछ सोच रहे हैं। तो उसने कहा ये सोचने का काम प्रजा का नहीं है, कि सोचने का काम हमारा है। मोदी जी के मंत्रिमंडल में केवल एक आदमी के पास दिमाग है और वो बोलता है। आपने पूछा राजपूत जी से, कोरोना को लेकर इतना बड़ा काम किया तो क्या तारीफ नहीं बनती है? विदेशी अखबार लिख रहे हैं हिमांशु जी, भारत में 40 लाख लोग कोरोना से मरे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, तमाम अखबारों ने लिखा है। क्या उसके लिए योगी जी का और मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? आप ये बताइए, राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? 2014 के पहले भी 2 भारत थे, एक राजपथ था, एक चांदनी चौक था, पर जो 2 भारत इस समय भारत में मौजूद हैं, उसका पूरा विवरण राहुल गांधी ने बताया कि 2 लोगों ने कैसे बांट लिया है पूरे भारत को,
पोर्ट्स, बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस, एडिबल ऑयल, सारा अडानी के पास है। पेट्रोलियम, टेलीकॉम, ई कॉमर्स, सारा अंबानी के पास है। कि 100 सबसे बड़े जो अमीर हैं उनके पास 55 करोड़ से ज्यादा की जायदाद है। आप 2014 के पहले के आंकड़े निकाल लीजिए या आजादी के बाद के निकाल लीजिए। इस सरकार की उपलब्धि यह है, जो चिंतामणि जी भी कह रहे हैं, कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दे रहे हैं। 5 साल बाद ये सरकार गर्व के साथ दावा करेगी कि देखिए अब हम 140 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दे रहे हैं। हमने पिछले 5 सालों में 40 करोड़ लोग और बढ़ा दिए, 50 करोड़ लोग और बढ़ा दिए मुफ्त अनाज देने के लिए। आप ही ने जिक्र किया कि जो 2 करोड़ रोजगार देने वाली सरकार अमृतकाल की बात करती है और 60 लाख रोजगार 5 सालों में देने की बात करती है, 400 वंदे मातरम ट्रेन चलाना चाहती है और रेलवे में नौकरियों के लिए बच्चों पर गोलियां चलाती रहती है। हिमांशु जी, आप बताइए कि किस भारत की बात आप करना चाहते हैं? जी, कौन सा भारत है जिसको ये राहुल गांधी का जो भाषण है ना, मैं आपको बताऊं कि पिछले 50 सालों से संसद में भाषण सुन रहा हूं। जी, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का विपक्ष के नेता के रूप में सुना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भाषण सुना, और ये आज जो कल बोले हैं राहुल गांधी, उनका भाषण सुना। कौन सा ऐसा क्षेत्र है भारत की राजनीति का, भारत की अर्थव्यवस्था का, भारत के विदेश नीति का, आप बताइए कि किस राजनेता ने संसद में यह आरोप लगाया हो, कभी हिम्मत की हो कि वो कह रहा है कि ये जो 2 बड़े उद्योगपति हैं, ये भी 2 कोरोना के वेरिएंट्स की तरह हैं जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को खा रहे हैं। राहुल गांधी का आभार मानना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने देश की हकीकत से सरकार को परिचित कराया। शर्म तो इस बात पर आना चाहिए कि सरकार के एक भी प्रवक्ता के पास राहुल गांधी की एक भी बात का जवाब देने के लिए तैयारी नहीं है। राहुल गांधी जब कहते हैं कि हम जिन देशों के साथ घिरे हुए हैं आज, चाहे म्यांमार हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, बल्कि भूटान हो, हमारे किसी के साथ संबंध नहीं है आज। आप मुझे बताएं हिमांशु जी, आप भी विदेश नीति के जानकार हैं, कि 2014 के पहले अटल जी के राज में भारत की विदेश नीति को लेकर या भारत के विदेशियों के विदेशी राष्ट्रों से संबंधों को लेकर भारत की क्या इज्जत थी और क्या प्रतिष्ठा थी? आज भारत की किन देशों में प्रतिष्ठा, आप मुझे बताएंगे? दुनिया का एक देश बताइए जहां भारत की प्रतिष्ठा है। ये पेगासस के मामले में कोई सरकार इस तरह का कर सकती है? क्या आपको लगता है कि 2014 के पहले कांग्रेस की हुकूमत ने, ये तो पहले प्रधानमंत्री थे जो इजराइल गए 2014 में, और जो पहली यात्रा में ही करके आए वो ये ले आए कि जासूसी के सॉफ्टवेयर खरीद के ले आए वहां से। संसद में बताना चाहिए इनको कि ये जासूसी की जो 300-400 करोड़ का जो सॉफ्टवेयर खरीदे हैं, उसका प्रोविजन किस बजट के मद में से किया गया था। पैसा तो जनता का है ना। राहुल गांधी ने अपने पूरे भाषण में किसी तल्खी का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि आप इस दोनों भारत को बांटने की कोशिश कीजिए। आपने कभी विपक्ष के किसी नेता को इस तरह से सुना है कि वो अपील कर रहा है प्रधानमंत्री से कि आप ये 2 भारत बन गए, इनको बांटिए? आपको उनके भाषण में कहीं लगा कि वो कहीं आक्रामक हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी पर या सरकार पर कुछ व्यक्तिगत तौर पर या प्रहार कर रहे हो इस तरह का?
श्रवण जी, आपने काफी जो विस्तार से बोला। मैं बीच में माफी के साथ में विनम्र अनुरोध करूंगा कुछ सवाल आपसे साझा करने के। आपने कहा कि उन्होंने कोई व्यक्तिगत बात की, क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी के संग कहा? उन्होंने कहा अपने भाषण में कि वो मणिपुर के कुछ नेता आए थे, वो गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने के लिए गए, उनके जूते बाहर उतरवा लिए गए। जब वो अंदर गए तो अमित शाह जी ने चप्पल पहनी हुई थी, ये उन्होंने कहा। और उनके पुराने साथी और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया में कहा है कि वो राहुल गांधी जूते और चप्पल के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जो कुत्तों को खिला रहे बिस्किट असम के नेता मिलने के लिए आते हैं तो उन्हें भी ऑफर कर देते हैं, वो कम से कम हमें ना बताएं। क्या कहेंगे आप, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके संदर्भ में भी आप? ये तो खैर मैं मणिपुर की घटना का मैंने देखा जो राहुल गांधी ने उल्लेख किया, पर मैं उसकी तुलना ये जो हेमंत जी हैं उन्होंने जो कहा उससे करना नहीं चाहता, और हेमंत जी जो कहते हैं उसका मैं यकीन भी नहीं करना चाहता कि वो जिस तरह की बातें करते हैं जी। ये एक जो डिवीजन है जो सरकार कर रही है जी दो समुदायों के बीच में कर रही है, जी अर्थव्यवस्था के दो ठिकानों के बीच में कर रही है, गरीबों के बीच में कर रही है। जी जो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि ये लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, जी आप जो देश के संस्थानों पर हमला कर रहे हैं उसका जवाब मिलेगा। लोग चुप नहीं बैठेंगे, जी गरीब हिंदुस्तान का चुप नहीं बैठेगा। जी राहुल गांधी के भाषण का मूल तत्व ये है। राहुल गांधी ने जो आंकड़े दिए वो मूल तत्व नहीं है। जी मूल तत्व ये है कि आप जो कर रहे हैं, समाज को विभाजित कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को विभाजित कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, समाज को अंबानी अडानी और गरीब कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं वो जवाब देंगे। तो सरकार को इसका सकारात्मक जवाब देना चाहिए, बजाय इसके जो आप बता रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। तो श्रवण जी कह रहे हैं सकारात्मक लेना चाहिए, आगाह कर रहे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी की मूल बात पर जाना चाहिए कि गरीब हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा, रिएक्ट करेगा। चिंतामणि मालवीय जी, गरीब हिंदुस्तान प्रतिक्रिया करने के लिए तत्पर हो रहा है, ऐसा राहुल गांधी ने आपको चेताया है। क्या कारण है कि आप चेतना नहीं चाहते? क्या कारण है आप जागना नहीं चाहते? क्या कारण है कि आप उस पर कोई काम नहीं करना चाहते? इतनी सदाशयता देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के नेता ने व्यक्त की, कहा अंतर को पार्टी है। श्रवण जी भी यहां पर कह रहे हैं कि इतनी अच्छी बात तो कही, आपको वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या केवल इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि ये गांधी परिवार के किसी नेता ने कही है? कोई और कहता तो दिक्कत नहीं थी, गांधी परिवार ने कही है इसलिए आपको आपत्ति है। क्या कहेंगे चिंतामणि जी? हम तो स्वागत करते हैं, वो प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता है। नेता प्रतिपक्ष नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी के नेता है जी, और वो भी सह नेता है, मुख्य तो वो है। लेकिन खास बात यह है कि राहुल गांधी जी को खुद उनकी पार्टी जो है वो गंभीरता से नहीं लेती है। अनेक ऐसे वक्तव्य है जहां उनकी पार्टी ने उनको अस्वीकार कर दिया। तो देश में कोई उनको गंभीरता से नहीं लेता, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपेक्षा करें, मुझे लगता है ये बेईमानी है। दूसरा, श्रवण गर्ग जी बहुत विद्वान व्यक्ति है, लेकिन उन्हें हमारी राज्य सरकारों पर विश्वास नहीं है, जिन्होंने कोरोना के आंकड़े दिए। जी राज्य सरकारों ने दिए, केंद्र सरकार ने तो नहीं दिए। केंद्र सरकार ने उन आंकड़ों को समाप्त किया और प्रस्तुत किया सदन में। तो राज्य सरकारों पर विश्वास नहीं है, लेकिन विदेशी अखबारों पर विश्वास है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक बहुत विद्वान व्यक्ति और एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति से हमें एक गलत सीख मिलती है। दूसरा कि ये बात हुई कि भाई हम आसपास के देशों से घिरे हुए हैं, हमारे शत्रु हैं, हमारे मित्र नहीं है। तो ये बताइए कि पूरे आज जो देश का सम्मान है, इतना शायद कभी नहीं रहा। क्वाड संगठन बनाया, सारे उसमें विश्व के मजबूत देश है। अमेरिका का राष्ट्रपति हमारा जो है, आप देखिए कि तीनों राष्ट्रपतियों से कितने अच्छे संबंध थे, और बाइडेन ने खुद कहा कि हम ट्रंप की नीतियों को लागू रखेंगे भारत के संदर्भ में। चाहे फ्रांस हो, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, यानी सारे देशों के साथ, जो बड़े देश हैं उनके साथ हमारे बहुत दोस्ताना रिश्ते हैं। चीन भी साथ में रखना था ना चिंतामणि जी, उनसे भी आपके बहुत अच्छे संबंध देख रहे थे हम लोग।
एक बात और हिमांशु जी, कि ये भी कहा कि भाई हिंदू मुस्लिम करते हो। मैं बहुत आदर के साथ ये बताना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम केवल और केवल कांग्रेस करती है और कोई नहीं करता जी। है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले ही मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर केवल अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, जी। मुसलमानों का पहला अधिकार है। अल्पसंख्यक भी नहीं बोला, मुसलमान का पहला अधिकार है ये कहने वाले। अब उनको, वो भारतीय जनता पार्टी के, तो मुझे याद है चिंतामणि जी, मैं विनम्रता पूर्वक इसे संशोधित करूंगा। उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने शब्द अल्पसंख्यक इस्तेमाल किया था। आप मनमोहन सिंह के हवाले से अपने मनोभावों को व्यक्त मत कीजिए। आप कहना चाहते हैं तो खुल के अपनी बात कहिए, पर मनमोहन सिंह के नाम से आप मुसलमान शब्द कहें तो कम से कम इतने बड़े पढ़े लिखे तो हम भी नहीं है। इतना आपसे विनम्रता पूर्वक इस कार्यक्रम में कहना चाहेंगे। नहीं, उन्हीं को मैंने विस्तारित किया, यही तो चाहते थे। अब बताइए कि इस देश में 22%, 25% और कहीं 100% आबादी, 99% आबादी अल्पसंख्यक है। तो ये मजाक भी तो कांग्रेस के सरकार का ही मजाक है जी। ये मजाक तो कांग्रेस का ही मजाक है। मैं सुरेश राजपूत जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने एक टिप्पणी की चिंतामणि जी ने, जो सीधे श्रवण जी को संबोधित है, कि श्रवण जी को राज्य की सरकारों के आंकड़ों पर भरोसा नहीं है, विदेश के अखबारों पर भरोसा है, और इससे गलत सीख मिलती है, क्योंकि श्रवण जी बहुत अनुभवी भी हैं और विद्वान भी हैं। तो श्रवण जी, ऐसी गलत सीख आप समाज में क्यों संप्रेषित कर रहे हैं, ये चिंतामणि जी का सवाल है। कोई उत्तर देना चाहेंगे आप? आंकड़े तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कलेक्ट करती थी वही आंकड़े हैं। आंकड़े तो ये भी हैं कि सरकारों ने कोरोना से जितनी मौतें बताई है, इनको मालवीय जी को पता होगा कि मध्य प्रदेश के सरकार ने कितने आंकड़े दिए हैं मौत के, और कोरोना के रिलीफ कितने लोगों को मिला है ये भी वो बता दें। कि सरकार ने जो आंकड़े दिए उतने भी लोगों को रिलीफ नहीं दिया गया, सहायता नहीं दी गई। मैं तो ये तक कह रहा हूं कि आपने जो आंकड़े बताए हैं, आप उतने लोगों को भी कोरोना पीड़ित मानने को तैयार नहीं है। तो हमें तो आपकी नीयत पर बहुत इतनी ज्यादा शक है, और लोग नाराज क्यों हैं आपसे? ये उत्तर प्रदेश में इतनी नाराजगी क्यों है आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और इतना संघर्ष क्यों है? आपको हिंदू मुस्लिम क्यों करना पड़ रहा है वहां? ये सवाल है श्रवण जी का। श्रवण जी जानना चाह रहे हैं कि आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आपकी सरकारों के पास ही खुद आंकड़ों को लेकर उधेड़-बुन है। हमारे पास ही आंकड़े हैं। राजनांदगांव जिले में मौतें 7,000 के करीब बताई गई, और कोरोना से मरने वालों को मुआवजा तकरीबन 13,000 लोगों को बांटा गया है। तो क्या करें श्रवण जी, सरकार के आंकड़ों पर ही रह जाएं, या जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको जनता के बीच लेकर आए? लेकिन आपसे समझना चाहता हूं, आप बताना चाह रहे हैं, देखिए क्वाड के संदर्भ में लिस्ट गिना रहे थे आप हमें। देखिए हमारा संबंध रूस से भी मजबूत, जापान से भी मजबूत, फ्रांस से भी मजबूत, अमेरिका से भी मजबूत। वो चीन भी आप बोलने वाले थे, अचानक आपको ध्यान आया कि गलवान हो गया है, कैसे बोल रहे हैं। नहीं तो शी जिनपिंग को जब आप घुमा रहे थे तो अब हमको बता ही रहे थे कि नेहरू जी में समझ नहीं थी, समझ तो आप में थी। देखो आपने चीन से कितने अच्छे रिश्ते बनाए। आपसे समझना चाहता हूं, मजबूत भारत है तो फिर अभी भी चीन 2 साल होने आ रहे हैं, छाती पर बैठा हुआ है, क्यों नहीं निकलते चिंतामणि जी? देखिए, श्रवण जी यहाँ उपस्थित हैं तो वो बेहतर जानते होंगे कि जब चाइना ने आक्रमण किया और तिब्बत को अधिग्रहण किया, तब सीमाएं निर्धारित नहीं की। जब पंचशील समझौता हुआ तब भी, जब बहुत अच्छे पत्रकार रहे होंगे आदरणीय गर्ग साहब, तब भी सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ, और उसके बाद भी सीमाओं का कभी निर्धारण नहीं हुआ। इसलिए चीन को हर बार ये सुविधा रहती है, वो कहता है ये क्षेत्र हमारा। तो सीमाओं के निर्धारण के कई अवसर पिछली सरकारों के पास आए जो नहीं हुआ। ये बात ठीक है कि अब सीमाओं का निर्धारण हो जाना चाहिए, और इसलिए सरकार ने पर्याप्त प्रयास भी किए हैं और इस दिशा में आगे भी काम करेगी। और मैं तो बार बार संकल्प सरकार ने दोहराया कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेंगे, और जो चाइना ने हमारा हिस्सा लिया हुआ है वो भी वापस लेंगे, जो 65 में ले लिया है। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन जब सीमाएं निर्धारित थी तो कहते हैं लम्हे, जो आपने कहा कि हमने संकल्प लिया हुआ है, उसकी कोई तारीख बताने की स्थिति में आप ये संकल्प कब तक पूरा कर देंगे? हम अपने जीते जी संकल्प की पूर्ति देखेंगे, या हमारी आने वाली कितनी पीढ़ियों को आपके संकल्प पूर्ति के लिए इंतजार करना होगा? थोड़ा पता तो रहे ना, मैं कहां खड़ा कर रहे हैं आप हमको। हमारा टिकट कंफर्म कब होने वाला है? कब हम पाक अधिकृत कश्मीर का टिकट कटाएं, जिसमें आपके गौरवमयी उपलब्धि के साथ वहां पर जा पाए? थोड़ा बता दें।
देखिए, जो असंभव स्वरूप के काम सरकारों ने किए हैं, इसलिए सहज विश्वास होता है। देखिए, राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, तो ये सब भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर कोई विश्वास कर सकता है और कोई उम्मीद कर सकता है तो केवल मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस से नहीं की जा सकती, ये तो मेरा दावा है। आदरणीय गर्ग साहब भी कांग्रेस से उम्मीद तो नहीं करेंगे। गर्ग साहब के संदर्भ में तो आपने माना कि वो विद्वान पत्रकार रहे होंगे, आपके साथ खड़े नहीं हुए तो उनकी विद्वता पे ही आपको संदेह हो गया, तो आपके पास और क्या कहें हम। लेकिन मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास वापस आना चाहता हूं और आपसे जानना ये चाहता हूं कि जब आप इस सरकार को इस कदर खारिज कर देते हैं, इस सरकार को सारे परेशानियों की जड़ करार देते हैं, तो फिर ये परामर्श क्यों देते हैं कि आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। इस सदाशयता की वजह क्या है सुरेंद्र जी? हिमांशु भाई, जो बात स्पष्ट है, चुनी हुई सरकार है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर और भारत के संविधान पर कांग्रेस को पूरा अख्तियार भी है और पूरा भरोसा भी है, और जो लोग चुने हुए हैं उन्हीं से बात की जा सकती है, वही लोग सरकार को चला रहे हैं। तो इसलिए हमें तो उन्हीं को परामर्श देना पड़ेगा, चाहे हमारे आंतरिक मतभेद कितने भी हों। लेकिन जब विदेश नीति की बात आएगी, रक्षा नीति की बात आएगी, तो हम निशर्त रूप से सरकार के साथ खड़े होंगे। संसद में हम सरकार को चेताएंगे, सरकार को बताएंगे, सरकार की आलोचना भी करेंगे और निर्मम आलोचना भी करेंगे। लेकिन जब बाहर हम आकर के खड़े होंगे तो हम सरकार के साथ खड़े होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम लोग इस तरीके के लोग नहीं हैं जो अपने मतभेदों को मनभेद कर लें। एक बात। दूसरी बात अभी बड़ी अच्छी श्रवण सर ने करी, तो उसमें मैं आपको दो एक चीजें जोड़ देता हूं। कहते हैं ना कि आंकड़ों की बात कर रहे हैं चिंतामणि मालवीय जी, कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं, और तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने की। मगर जुम्मन के घर में कह देंगे तो कहेंगे मुसलमान की बात कर ली, तो मैं किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है कह देता हूं। आप 3-4 चीजें आप देख लो, लगातार देख लो। आज की डेट में भूटान से हम अपेक्षा नहीं कर सकते, बांग्लादेश से अपेक्षा नहीं कर सकते, क्या नाम श्रीलंका में चाहे हम्बन टोटा हो और चाहे मालदीव के बंदरगाह हो, सबको चीन ने कब्जा कर लिया है। आपके सामने कि हम कैसे घिरे हुए हैं। अगर इन लोगों को ये चीज नहीं दिखाई दे रही है तो भाई इनको आंख खोल के देखनी पड़ेगी, क्योंकि देश के चलाने की ताकत इनके पास है। दूसरी बात, इन्होंने 1 सेकंड में राहुल गांधी जी को खारिज कर दिया कि भाई उनको आप गंभीरता से नहीं लेते। मान लेते हैं हम गंभीरता से नहीं लेते, तो कल जब उन्होंने 44 मिनट का संसद में भाषण दिया तो आप पूरा, आज सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं बोले, बाकी पूरी की पूरी भाजपा की बेरोजगारों की फौज, सारे के सारे मंत्री, सारे के सारे प्रवक्ता एकदम वही जंगल के सियारों की तरीके से हुआ क्यों कर रहे? क्यों राहुल गांधी जी के पीछे पड़े हुए हैं आप लोग? सच बात यह है कि सिर्फ राहुल गांधी जी हैं जो आपको सपनों में भी डराते हैं। और मेरी बात याद रखना, संघ वालों भी और भाजपा वालों भी, यकीन मानना मेरी बात को कि आपकी बातों का भी जवाब देंगे, आपके समक्ष जनता को भी सम्मुख हम लोग इनलाइटेंड करेंगे, हम लोग उनको आंदोलित भी करेंगे और आपको आपकी सत्ता से भी अलग करेंगे, और आपके गलत कामों की सजा भी आपको मिलेगी, संविधान स्वरूप सजा मिलेगी। संविधान स्वरूप सजा मिलेगी। सुरेंद्र राजपूत जी, ये संकल्प तो ठीक है, पर आप लोगों को भ्रमित क्यों करेंगे? आपने बताया कि इस सरकार के कारण अब पाकिस्तान और चीन साथ में आ गए हैं। विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, विदेश सचिव भी रहे हुए हैं। वो इतिहास के पन्ने पलट के बता रहे हैं, जब आपका शासन था 1960 से लेकर पाकिस्तान और चीन तो तब से साथ में है। इतिहास आप लोग ठीक से क्यों नहीं पढ़ते, ये जयशंकर जी जानना चाहते हैं। सुरेंद्र जी बताएं। दूसरा आपसे जानना चाहते हैं, कोरोना की लहर चल रही है, महामारी की तीसरी वेव चल रही है। राहुल जी सदन में पूछ रहे हैं 26 तारीख को कोई विदेश राजनयिक क्यों नहीं मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया? तो वर्तमान में कोरोना प्रोटोकॉल में वर्चुअल का दौर चल रहा है। जयशंकर जी ने बताया 27 तारीख को 5-5 देशों के प्रमुख हमारे साथ वर्चुअल मीटिंग में थे। राहुल जी देखते, समझते, सुनते क्यों नहीं है? सुरेंद्र जी समझाएं, राहुल जी क्यों नहीं देखते हैं, क्यों नहीं समझते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं? बिल्कुल, कहते हैं ना हिमांशु भाई, दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। या तो आप बात करो तो तथ्यों के साथ करो। जब आप
पूरा का पूरा कोरोना काल चल रहा है, तब आप नमस्ते ट्रंप करा रहे हो। नमस्ते ट्रंप में ट्रंप आ रहे हैं और अब की बार ट्रंप सरकार भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई जा रही है कोरोना के काल में, तब आपको कुछ नहीं हो रहा। पूरे बंगाल के चुनाव में कह रहे हैं इतनी बड़ी रैली हमने कभी नहीं देखी, तब कुछ नहीं हो रहा। और राहुल गांधी जी ने अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया तो कोरोना के पीछे शिखंडी की तरीके से छुप गए। ये मूल रूप से शिखंडी की तरीके का काम और ब्रनला की तरीके का काम ही क्यों करते? अब आप आ जाओ दूसरी बातों पर, जो ये सारी की सारी बातें एक एक करके कहते हैं साहब कि चीन और पाकिस्तान आप उठाओ ना, डिनर डिप्लोमेसी आप करो, टी डिप्लोमेसी आप करो, उनके गांव से अपने गांव तक का संपर्क आप बताओ, किसी के यहां बिरयानी खाने आप जाओ। आईएसआई को हिंदुस्तान पहली जिंदगी में पहली बार आप पठानकोट में बुलाओ, और उसके बाद चीन और पाकिस्तान की जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, जो वो चाहे मुजफ्फराबाद का एयरपोर्ट हो जो उन्होंने J-17 के लिए पूरा का पूरा दे दिया, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। इससे पहले की सरकारों ने जो काम किए, चाहे वो लुक ईस्ट पॉलिसी हो, चाहे एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, जिसमें हमने चीन को उसके सदर्न सी में इंगेज करने के लिए कंबोडिया हो, वियतनाम हो, ताइपे हो, इनके साथ अपना सहयोग बढ़ाया, और उस सहयोग की वजह से चीन परेशान हुआ और चीन अपनी तरफ, अपने पूरब की तरफ देखने लगा हमको छोड़ करके, और पाकिस्तान के ऊपर उसने कम ध्यान दिया। उसके बजाय आप क्या कर रहे हो? आप दोनों दुश्मनों को एक कर दे रहे हो, चाहे वो क्या आप लद्दाख में कर रहे हो, चाहे आप बाकी जगह पर कर रहे हो। आप इस चीज को देखो कि हमारे रहते हुए चाहे चबहार पोस्ट हो, चबहार का जो बंदरगाह है आज की डेट में चाइना लेने की बात कर रहा है ग्वादर के बाद में, और चाहे मालदीव का बंदरगाह चाइना लेने की बात कर रहा है, और चाहे हम्बनटोटा श्रीलंका का बंदरगाह चाइना लेने की बात कर रहा है। क्या नरेंद्र मोदी जी को हिंदू मुसलमान से फुर्सत मिले तो इन सारी चीजों तो इन चीजों पर ध्यान दें? सुरेंद्र राजपूत जी बताना चाह रहे हैं कि आप भले ही दुनिया में जितने भी कार्यक्रम कर रहे हो, पर जो उपलब्धि देश के हिस्से में आनी चाहिए उसके नाम पर क्या आ रहा है, तो उसके हिस्से में तो कुल मिलाकर घाटा ही घाटा आ रहा है। लेकिन मैं श्रवण जी अब आपके पास में राहुल गांधी ने क्या कहा इस पर भी बात नहीं करना चाहता, और उसकी प्रतिक्रिया में भाजपा क्या कह रही है इस पर भी बात नहीं करना चाहता। मैं बात वहां से शुरू करना चाहता हूं जहां पर आपने इस बात को ले जाकर खड़ा किया था कि आपने 50 साल की पत्रकारिता में राम मनोहर लोहिया का भी भाषण सुना, आपने अटल बिहारी वाजपेयी को भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भाषण देते हुए देखा, और कल राहुल गांधी को भी आप उसी श्रेणी में खड़ा करते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी के भाषण अमूमन भाजपा के सत्य प्रयासों के चलते मखौल का विषय रहे हैं, ये एक सच्चाई है। उन्हें एक अगंभीर राजनीतिज्ञ के तौर पर प्रस्तुत करने की भाजपा की सफल कोशिशें अतीत में रही हैं। पर चिंतामणि जी भी कार्यक्रम की शुरुआत में बोले कि मैं मानता हूं कि भाषण तो उन्होंने कुछ ठीक सा दिया। चिंतामणि भी ये बोलने के लिए बाध्य हुए, और आप जिस स्तर पर ले जा रहे हैं, यह बदलाव राहुल गांधी का कांग्रेस के संदर्भ में आपको भविष्य क्या दिखा रहा है? श्रवण जी, ये जानने में मेरी दिलचस्पी है कि कल राहुल गांधी का उद्बोधन भारत की आने वाली राजनीति के क्या आसार दिखा रहा है? मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी हिमांशु जी। भारतीय जनता पार्टी देश में जाति का पोलराइजेशन कर रही है जी। देश में एक नए किस्म का पोलराइजेशन चल रहा है। आपने पता नहीं कितना ध्यान दिया कि नहीं दिया, ये जो गैर भाजपाई सरकारें हैं, स्टालिन ने एक चिट्ठी लिखी है, अभी सब मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है जो गैर भाजपा के मुख्यमंत्री हैं जी। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री पर बहुत ही तीखा प्रहार किया है जी। और उन्होंने ये कहा है कि ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी। ये जो देश में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का ध्यान जो फेडरल स्ट्रक्चर जो देश का है उसको लेकर राहुल गांधी ने जो कहा पार्लियामेंट में जी। कि उसको कैसे खत्म किया जा रहा है, और जो तमिलनाडु का उदाहरण दिया, केरल का दिया और चीजों का दिया, और पूछा प्रधानमंत्री से कि क्या आप तमिलनाडु के भी नेता हैं कि नहीं हैं,
कि आप भारत के नेता नहीं हैं। इस समय जो चल रहा है राहुल गांधी के प्रभाव को लेकर, मैं कांग्रेस के संदर्भ में नहीं देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं, राष्ट्रीय नेता के रूप में, कि कांग्रेस में तो लोग उनको कमजोर कर रहे हैं, कांग्रेस में उनका विरोध हो रहा है, पर राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हैं गैर भाजपाई, वो उनमें एक पोटेंशियल लीडरशिप ढूंढ रहे हैं। ये बड़ी बात है। मैं राहुल गांधी की इस उपलब्धि को, कि पार्लियामेंट की, राज्यसभा में और लोकसभा में जब लोगों के भाषण सुनता हूं मैं, विपक्षी नेताओं के, और उसमें जब राहुल गांधी को सुनता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश को रोज सुन रहा हूं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जयंत चौधरी को भी सुन रहा हूं, मायावती को भी सुन रहा हूं, मायावती को, ये ममता बनर्जी को भी सुन रहा हूं। जो मुझे लग रहा है, मैं कांग्रेस के संदर्भ में राहुल गांधी की स्वीकार्यता अस्वीकार्यता की बात नहीं कर रहा हूं जी। कांग्रेस वाले तो स्वीकार करने लगेंगे जिस दिन राहुल गांधी की स्वीकार्यता पूरे देश के लोग करने लगेंगे। ये कांग्रेस में मतलब गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं कि नहीं, या कपिल सिब्बल कर रहे हैं कि नहीं, मनीष तिवारी कर रहे हैं कि नहीं, ये कांग्रेस नहीं है सर। अपन इन लोगों को कांग्रेस मान रहे हैं, ये कांग्रेस नहीं है। राज बब्बर कांग्रेस नहीं है। ये लोग तो आज कल के नेता भूपेश बघेल से डरने लगे हैं। ये जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आप तो छत्तीसगढ़ में हैं, तो आपको पता होगा कि भूपेश बघेल से डरने लगे हैं ये, कि ये भूपेश बघेल कल से अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं हो जाएं। कांग्रेस में जो इमर्ज कर रहा है और आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं। और आपको एक चीज में, ये राष्ट्रीय चैनल है, इस पे बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो नरेंद्र मोदी को मजबूत नहीं होते देखना चाहता है। वो देश के लिए उसको नुकसानदेह मानता है। वो मानता है कि ये जो सरकार है, जो जिस तरह से वो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी की दिल्ली में केंद्रीकरण हो रहा है सरकार का। आपको राहुल गांधी के भाषण को इस संदर्भ में पढ़ना चाहिए कि वो आदमी कह क्या रहा है और किन लोगों को एड्रेस कर रहा है। दोनों चीजें देखना चाहिए। जो उसको सुनना नहीं चाहते हैं उनको एड्रेस कर रहा है। वो इस देश को एड्रेस कर रहे हैं राहुल गांधी, और दुनिया को एड्रेस कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि भाई मेरे यहां की प्रॉब्लम क्या है। भारत की देश की संसद में एक आदमी आपकी सरकार के खिलाफ 50 चीजें बता रहा है और सरकार एक का भी जवाब नहीं दे रही है। अर्थनीति पर बात कर रहा है वो, विदेश नीति पर बात कर रहा है वो, इंडस्ट्रियल नीति पर, इकोनॉमिक नीति पर बात कर रहा है वो, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर पूरे भाषण में कोई बात ही नहीं है, एक शब्द नहीं है। आप उस आदमी की तैयारी पर तो गौर कीजिए हिमांशु जी, कि आप ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आप भी शामिल हो गए कि वो पप्पू हैं और अभी भी पप्पू हैं और आगे भी पप्पू रहेंगे। कि आपके मन में उनके प्रति, राहुल गांधी के प्रति कुछ थोड़ा सा सम्मान पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है उनका कल का भाषण सुनने के बाद? श्रवण जी का बड़ा गंभीर किस्म का सवाल है। राहुल गांधी के संदर्भ में हम तो शुरू से ही गंभीर रहते हुए आए हैं, क्योंकि वो बात जो करते हैं वो बातें तो तथ्य आधारित होती है, लेकिन भाजपा की प्रस्तुति उसके संदर्भ में जो रहती है वो अपने आप में विस्मयकारी होती है। मैं वापस चिंतामणि जी के पास रुक करता हूं। चिंतामणि जी से जानना चाहता हूं, उन्होंने राज्य संघ की अवधारणा के संदर्भ में, राज्य केंद्र के संदर्भ में बहुत जोरदार तरीके से बात रखी, आपकी उन कोशिशों के खिलाफ रखी जिसके अंतर्गत आप एक मजबूत केंद्र नहीं, केवल केंद्र की अवधारणा पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की सेवाओं के संदर्भ में जो आप एकाधिकार लाने का संशोधन प्रस्ताव तैयारी में है, वो चेता रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये देश 3000 साल के इतिहास का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि कभी ऐसा रहा नहीं। क्या कहते हैं चिंतामणि जी, आपकी कोशिशों को पलीता तो नहीं ले जाएगा राहुल गांधी के भाषण के बाद?
उनकी स्मृति बहुत कम है, इतिहास पढ़ते नहीं है। देखिए हिमांशु जी, कुछ ही समय की बात है, जब कम्युनिस्ट सरकार थी बंगाल में, तो उन्होंने कह दिया था कि सीआरपीएफ को हम कैंप नहीं देंगे, और वहां की पुलिस, और उन्होंने तो एक तरह से सारे केंद्रीय संस्थानों को बाहर निकालने के लिए कह दिया था। तो वो खराब संबंध है कि अब खराब संबंध है? और कितनी सरकारें गिराई थी कांग्रेस ने, वो कितने राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों को अस्थिर किया था जी। तो वो फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रहार था कि ये प्रहार है जहां सबकी बात सुनी जा रही है, जहां एक देश में एक कानून है, एक देश में एक कर है, और सबको जीएसटी का बराबर हिस्सा दिया जा रहा है। और दूसरा, आप केवल ये नहीं कर सकते, संविधान सभा में इस पर पर्याप्त बहस हो चुकी है। उन्होंने ये तय किया था कि मजबूत केंद्र होगा, जो स्टैट्यूटरी पावर है वो जो है वो केंद्र के पास रहेगा। चिंतामणि जी, मैं फिर संशोधित करता हूं, मजबूत केंद्र होगा ये परिकल्पना थी, लेकिन केवल केंद्र होगा ऐसी कोई परिकल्पना संविधान निर्माताओं की नहीं थी। आपकी टिप्पणी? ये केवल उसकी मीमांसा है, ये केवल उसकी समीक्षा है कि केवल केंद्र है। ये वास्तव में एक तरह का चीड़ है जो कांग्रेस की सरकार नहीं है। इसलिए कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तो किस किस तरह का इन्होंने किया है। और आज बताइए कि ये जो सीबीआई से 8 राज्यों ने कहा कि हम नहीं करेंगे, तो ये इसमें तो ज्यादातर कांग्रेस की सरकार है। तो ये क्या ये उन संबंधों का, उन मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं जी? तो ये तो सब पे बनता है। और वास्तव में सबसे ज्यादा दुरुपयोग और केंद्र की सत्ता को मजबूत करने का काम तो कांग्रेस ने किया है, केवल केंद्र ही होगा ये तो कांग्रेस ने किया है। तो ये आरोप नहीं रख सकते, इनके खुद के घर जो है वो कांच के हैं। तो चिंतामणि जी इसी में संतुष्ट हैं कि इनके घर कांच के हैं, लेकिन मैं सुरेंद्र राजपूत जी आखिरी टिप्पणी इस कार्यक्रम की चाहता हूं। राहुल गांधी ने अपनी बात कही, पर श्रवण जी ने जो बात कही वो भी बड़े मार्के की है कि राहुल गांधी को चुनौती कांग्रेस से ही मिल रही है। देश के स्तर पर स्वीकार्यता तो बढ़ रही है, पर आपकी अपनी कांग्रेस के लोगों को राहुल गांधी पर सवाल उठाने में भी आनंद की अनुभूति होती है। इस पर कोई टिप्पणी करना चाहिए आप? देखिए, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, तो आंतरिक लोकतंत्र में मतभेद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और एक बात से मैं श्रवण जी की संपूर्ण सहमत हूं, कोई मतभेद करे, कोई कुछ करे, लेकिन जो देश का आइडिया है और जो देश का डीएनए है उसमें गांधी परिवार का एक बड़ा हिस्सा है, उनकी शहादत का बड़ा हिस्सा है। और जो राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं और हेड ऑन कोलिजन वो सीधे सीधे देश की उन विभाजनकारी शक्तियों के साथ कर रहे हैं, जिसके साथ पहले करने में लोग कहीं ना कहीं पहले अपने आप को अलग करना चाहते थे। राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से हेड ऑन कोलिजन लिया और कहा कि हम देश को यूनिफाइड करने की बात करेंगे, देश को एक बनाने की बात करेंगे, नेक बनाने की बात करेंगे। इसमें जितनी सारी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं वो साथ देंगी, कांग्रेस के अंदर की भी और कांग्रेस के बाहर की भी, आप जैसी और श्रवण जी जैसी। एक बात मैं हेमंत बिस्वा शर्मा वाली बात बता दूं आपसे कि कितने बड़े वो झूठे हैं नरेंद्र मोदी जी की तरीके से। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तब उन्होंने कहा था कि साहब राहुल गांधी जी अपने कुत्ते से को बात कर रहे थे और बिस्किट उस कुत्ते को खिला रहे थे। अब आज वो मुख्यमंत्री बन गए तो नरेंद्र मोदी जी के और संगी साथी हो गए तो कहने लगे वो कुत्ते वाले बिस्कुट हमको खिला रहे थे। कल की डेट में जब नरेंद्र मोदी को वो छोड़ेंगे तो आप याद रखना, मैं आपको चिंतामणि जी कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी वो ऐसा ही झूठा अनर्गल आरोप लगाएंगे। तब उनके बचाव में आना, तब मैं देखूंगा आपको, क्योंकि आप तो संघ के हो, आप कहीं जाओगे नहीं। तो चिंतामणि जी को कम से कम एक सर्टिफिकेट सुरेंद्र राजपूत जी ने दिया कि आप कहीं जाएंगे नहीं। बाकी हेमंत बिस्वा शर्मा कितने समय तक आपके साथ रहेंगे, इसको लेकर संशय है सुरेंद्र राजपूत जी को। हार्दिक अभिलाषा है उनकी कि हेमंत बिस्वा शर्मा कहीं जाएं और फिर वो आपसे सवाल कर पाए। लेकिन हमारा विषय हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं, हमारा विषय था राहुल गांधी का सदन में दिया गया भाषण। तय बात है कि बतौर एक राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने कल जो सदन में कहा है उसने जनता के बीच में चर्चा का विषय बनने में सफलता हासिल की। उसमें उठाए गए मुद्दे अनुत्तरित नहीं रह सकते। जो सत्ता में हैं उनकी जवाबदारी बनती है कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता द्वारा उठाए गए मुद्दों के जवाब खोजे, ना कि उस नेता को ही खारिज करके उन मुद्दों से दरकिनार होने की कोशिश कर ले। क्या वाकई एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने का परिचय देश की सबसे बड़ी पार्टी देगी? जानने में दिलचस्पी रहेगी। राहुल गांधी को उठाए गए मुद्दों के क्या जवाब सरकार के द्वारा दिए जाएंगे वो आने वाले सदन की कार्रवाई में हमें देखने को मिलेगा।
तब तक हम लोग इसका इंतजार करेंगे। ये आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों की अहमियत को व्यक्त करते हुए मात्र इतना है कि इससे बेहतर जवाब क्या होगा, कि इससे बेहतर जवाब क्या होगा, खो गया वो मेरे सवालों में। जौहर सईदी ने जो मासूमियत के साथ बात कही थी वो वर्तमान में सत्तारूढ़ दल पर बड़ी मुफीद है। राहुल जी कुल मिलाकर अपने सवालों के माध्यम से एक जिम्मेदार विपक्षी नेता के रूप में साबित कर पाने में कामयाब हो गए। कल अब सत्तारूढ़ दल की जिम्मेवारी बनती है कि वह इस देश की जिम्मेदार सरकार होने के नाते उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का तथ्यपूर्ण जवाब दे, ना कि राहुल गांधी को महज बिना दिमाग वाला आदमी करार देते हुए सवालों से अपने आप को बचा ले जाए। इंतजार रहेगा इस देश की मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा के तहत कि हमें सरकार से इनके माकूल जवाब मिलेंगे। तब तक के लिए अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक प्रणाम।